नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 5 पूरी तरीके से पढ़ लिया था। आप लोगों से कहा गया था कि कक्षा 12 में अध्याय 5 के बाद आप पुरानी वीडियो से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि कहीं अध्याय 6 भी आप लोग को पढ़ा दिया जाए। तो ठीक है, आज से मैं अध्याय 6 आप लोग को प्रोवाइड करूँगा और कुछ चैप्टर्स कक्षा 11 में बचे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिए वेट मत किया करिए, जो उपलब्ध है पहले उनसे आप पढ़िए। समय बहुत कीमती है, जो कि बहुत कम भी है, ठीक, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप उस समय का भरपूर प्रयोग किया करिए। जो वीडियोज़ आपको उपलब्ध हैं आप उनसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखा करिए। आज से जो भी टॉपिक होंगे वो हमारे बुक के ही अकॉर्डिंग होंगे। जिस किसी छात्रों को बुक नहीं मिला है आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा, फ्लिपकार्ट पर जल्द ही स्टॉक आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट हमसे मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के नीचे लिंक में दिया गया है। फ्लिपकार्ट पे चाहिए थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो गए। जितने भी क्वांटिटी थी सब सेल हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को मिल भी चुका है, वे पढ़ भी रहे हैं और इससे संतुष्ट भी हैं। और जिसके पास बुक नहीं है, मान लो उसके पास पैसा भी नहीं है, नहीं खरीद पाता है, कोई बात नहीं है। सारे वीडियोज़ में मैंने बोल के लिखवाया है, वहाँ से नोट कर सकता है। अभी मैं जो पढ़ाऊँगा इसमें भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी नोट कर सकता है। पैसा बचाना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि इस अध्याय में आपको क्या पढ़ाना है। सबसे पहले तो ये बात, पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम देखते हैं। इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ की खोज में कौन कौन से प्रयोग किए गए, आनुवंशिक पदार्थ के गुण क्या होते हैं, क्वालिटीज़ क्या है, क्यों हम उसे आनुवंशिक पदार्थ माने। डीएनए के बारे में बताया जाएगा, डीएनए की द्विकुंडल संरचना के बारे में बताया जाएगा, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल बताया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कंपटीशन के लिए। डीएनए के विभिन्न प्रारूप के बारे में बताया जाएगा, यानी डीएनए कितने प्रकार के पाए जाते हैं। डीएनए कुंडली की पैकेजिंग बताई जाएगी, जैसे हिस्टोन ऑक्टेमर बनना, न्यूक्लियोसोम जिसे कहते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। डीएनए प्रतिलिपिकरण बताया जाएगा, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन बताया जाएगा। आरएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, आरएनए कितने प्रकार का होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। आनुवंशिक कूट यानी जेनेटिक कोडॉन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस बताया जाएगा। जीन के बारे में बताया जाएगा, जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस प्रकार से होता है इसके बारे में बताया जाएगा। ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन मॉडल, ब्लैक ओपेरॉन और ट्रिप ओपेरॉन, इनके बारे में बताया जाएगा। मानव जीनोम परियोजना क्या होती है इसके बारे में बताया जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए अंगुली छापी के बारे में आपको इस अध्याय के बारे में पढ़ना है। ये बात हो गई कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस अध्याय में पढ़ना है, क्लियर है। आपने अध्याय 5 पढ़ा, अध्याय 5 में आपने क्या पढ़ा, वंशांगति एवं विविधता के सिद्धांत। आपने देखा कि मेंडल ने अपने प्रयोग किए, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लक्षणों की वंशांगति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है। मेंडल ने बताया कि कोई कारक होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है लक्षणों को, किस प्रकार से ले जाता है उन्होंने व्याख्या की। लेकिन मेंडल ये नहीं बता सके कि आखिर वो कारक क्या था। हालांकि आप लोग जानते होंगे वो कारक जीन होता है, डीएनए पर पाया जाता है, डीएनए क्रोमोसोम पर पाया जाता है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन अभी हम एक सीरीज के साथ आपको बताना चाहेंगे। एकदम ये मान के चलिए कि आपको भी नहीं पता कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो मेंडल ने क्या बताया कि कोई कारक होता है जो एक पीढ़ी से एक लक्षणों की वंशांगति दूसरी पीढ़ी तक करता है। अब वो कारक क्या है वो इसी अध्याय के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। कारक क्या है, उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है, इन सभी के बारे में। तो वंशांगति एवं विभिन्नता के सिद्धांत के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि मेंडल ने जब वंशांगति के नियमों का प्रतिपादन किया तब कारकों की रासायनिक प्रकृति की कोई जानकारी नहीं थी। यानी ये तो पता था कि कोई कारक होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, लेकिन कौन सा उसका रासायनिक प्रकृति है, प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि न्यूक्लिक एसिड है, इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं है। 100 वर्ष बाद आनुवंशिक पदार्थ की खोज हो पाई, यानी इनके मेंडल के प्रयोग के 100 वर्ष बाद यह पता चला कि आनुवंशिक पदार्थ कौन है। अधिकतर जीवों में यह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। यहां पर लिखा गया है अधिकतर जीवों में, सभी जीवों में नहीं लिखा गया है। इसमें अंतर होता है, शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है आपके सब्जेक्ट में। सभी जीवों में कह दिया जाता है तो मतलब पृथ्वी पर समस्त जीव जितने भी हैं सब में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है अधिकतर जीवों में, यानी
सभी जीवों में तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता, अधिकतर जीवों में होता है, ज़्यादातर जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, और साथ ही कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, कुछ जीवों में आरएनए होता है। आया समझ में? आपने क्या समझा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें अधिकतर जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अभी आपको आगे बताया जाएगा वो कौन है जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आगे देखिए, मेंडल, वाल्टर सटन, मेंडल, वाल्टर सटन, टीएच मॉर्गन और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों के आधार पर गुणसूत्र पर आनुवंशिक पदार्थ होने की संभावना प्रबल हो गई। यानी मेंडल ने खोज किया, वाल्टर सटन ने खोज किया, मॉर्गन ने खोज किया, जो भी वंशांगति से संबंधित, उसमें ये बात तो क्लियर हो गई कि हो ना हो ये जो कारक वाला शब्द है ना, वो कारक कहाँ पर है? गुणसूत्र पर ही है, क्रोमोसोम पर ही है। लेकिन अब समस्या ये थी कि गुणसूत्र तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। याद करिए, गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है? दो चीज़ों से, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो अब ये कन्फ्यूजन कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है कि न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ है, कन्फ्यूजन हुआ ना। हमें एग्जैक्ट पता करना है कि कौन है आनुवंशिक पदार्थ। हम आपको लेके चलते हैं फिगर पे। यहाँ पर देखिए, ये है गुणसूत्र। गुणसूत्र याद करिए, गुणसूत्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। याद कर लीजिए, यहीं पर याद कर लीजिए, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, सिर्फ दो ही होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल सिर्फ दो होते हैं, डीएनए आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो गुणसूत्र जो होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक अम्ल, या तो डीएनए या तो आरएनए। ऐसा कोई भी नहीं है क्रोमोसोम जिसमें डीएनए आरएनए दोनों साथ में पाया जाए, नहीं, या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। तो अभी हम इसको इरेज कर देते हैं आरएनए को, क्योंकि आरएनए का यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया गया, डीएनए का दिया गया है। देखिए यहाँ पर डीएनए बना हुआ है, ये डीएनए है। जब हम गुणसूत्र को ओपन करते हैं तो हमें ऐसी संरचना मिलती है धागे जैसी। तो इन धागों पर प्रोटीन के अणु भी बंधे होते हैं जिन्हें हिस्टोन्स कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक पीछे होता है, इसीलिए इसे 8 होते हैं, इसीलिए ऑक्टेमर कहते हैं। इस कंप्लीट संरचना को न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और होता है हिस्टोन प्रोटीन, जिसे H1 हिस्टोन कहते हैं, यह अलग होता है न्यूक्लियोसोम से। ठीक है, यानी क्रोमोसोम में कुल 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये सब आगे बताया जाएगा, अभी आपका मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। देखा ना आपने, ये प्रोटीन हो गए और साथ में ये न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। याद करिए, गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? दो चीज़ों से, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि गुणसूत्र प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो अब इसमें कंफ्यूजन कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता है या न्यूक्लिक अम्ल। तो प्रारंभ में ये माना गया कि प्रोटीन ही आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन फिर बहुत सारे प्रयोग हुए, उन प्रयोगों ने सिद्ध किया कि नहीं, न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रीडरिच मिसर ने। कई जगह पे इसे फ्राइडरिच मिसर भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी याद कर सकते हो। फ्रीडरिच मिसर ने किया था, फ्रीडरिच मिसर ने 1869 में किया था। याद करिए, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रीडरिच मिसर ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रीडरिच मिसर ने की थी सन 1869 में। किस में की थी? तो पस कोशिकाओं में की थी।
और चूंकि यह केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, इसीलिए इन्होंने फ्रेडरिच मिसर ने इसे न्यूक्लिन नाम दे दिया। ठीक, चूंकि यह केंद्रक में पाया जाता है इसलिए मिसर ने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में एक और साइंटिस्ट आए, अल्टमान, इन्होंने इस न्यूक्लिक अम्ल पर खोज मतलब कुछ प्रयोग किए और उसमें देखा कि यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी अम्ल है, इसीलिए अल्टमान ने इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण इस पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। फिर बाद में प्रयोगों द्वारा पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चले कौन कौन से, पहला याद करिए, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिच मिसर ने। कब की थी? 1869 में। किसमें की थी? पशु कोशिकाओं में। इन्होंने इसे क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। अल्टमान ने इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो, डीएनए और आरएनए। आइए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। अब आया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने बताया था ना कि अधिकतर जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ जीवों में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो आइए वही देखेंगे कि आरएनए किस जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। देखिए, अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन कुछ विषाणुओं जैसे टीएमवी, जिसे हम क्या कहते हैं? तंबाकू मोजैक वायरस, तंबाकू मोजैक वायरस, एचआईवी ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, या इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, सॉरी मुझसे ही इन्फ्लुएंजा निकल गया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस आदि में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुरंत याद करिए, छोड़ना नहीं है। जितना कहते हैं बस उतना याद करते चलो, सारा कंफ्यूजन आपका मिटता चलेगा। याद करिए, अधिकतर जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन कुछ जीव जैसे तंबाकू मोजैक वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस आदि में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। क्लियर है? अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है तो आप बताओगे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कुछ जीव ऐसे हैं जैसे तंबाकू मोजैक वायरस, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन सभी में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। खूब भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। डीएनए ज्यादातर केंद्रक में पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए प्रायः कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर क्लास 12 को पढ़ने के लिए क्लास 11 का कौन सा चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तो आप ध्यान में रखें क्लास 12 तभी समझ में आएगा जब आप क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8, 9, 10 को पढ़े होंगे। चैप्टर नंबर 8 है सेल और चैप्टर नंबर 9 है बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैविक अणु और चैप्टर नंबर 10 है कोशिका विभाजन यानी सेल साइकिल एंड डिवीजन। इन तीनों चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, तभी आपको कक्षा 12 में समझ में आएगा, अन्यथा बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। अब आइए देखते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो ये तो आपने अध्याय 5 में ही पढ़ लिया था। आनुवंशिक पदार्थ वह होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, यानी माता पिता से उसकी संतानों में लेकर जाता है। आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक लक्षणों की सूचनाओं को संकेतों के रूप में, संकेत के रूप में संचित रखता है और संतति पीढ़ी के जीवों में पहुंचाता है तथा संतति जीवों में उन लक्षणों को विकसित भी करता है। ठीक, तो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक लक्षणों की सूचना को संकेत में संचित रखता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है और उस नई पीढ़ी में उससे संबंधित लक्षणों को विकसित करता है। ठीक, सन 1902 में सटन और बोवेरी ने प्रस्तावित किया कि आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं। सटन और बोवेरी ने बताया था कि सूचना जो होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। पूछा जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? तो सटन और बोवेरी ने। यानी वंशांगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सटन और बोवेरी ने। तो सटन और बोवेरी ने 1902 में ही बताया था कि आनुवंशिक सूचनाएं गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं, लेकिन अनेक वर्षों तक यह विवाद बना रहा कि गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन, क्योंकि बताया ना कि गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। तो अनेक वर्षों तक यह विवाद रहा कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या प्रोटीन। तो अब खोज हुए
उन्हीं खोजों में जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य थे उन्हीं खोजों के बारे में आपको बताया जाता है। कुछ खोज किए गए जिससे ये पता चला कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे आनुवंशिक पदार्थ की खोज के बारे में पहले समझ लेते हैं। मिस्र द्वारा न्यूक्लिन व मेंडल के वंशांगति सिद्धांतों तथा एक लंबे समय के बाद यह सिद्ध व ज्ञात हो सका कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आनुवंशिक वंशांगति के आणविक आधार की खोज 1926 में हुई। आनुवंशिक वंशांगति के आणविक आधार यानी कि आनुवंशिकी का जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, कह सकते हैं कौन सा अणु है जो आनुवंशिकी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके आधार 1926 में पड़ा। ठीक, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ के होने में निम्न प्रमाण है। कौन से प्रमाण है? सबसे पहला आता है ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ ने सन 1928 में अधिकांश स्तनधारियों में निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोकोकस, इस पर अपना प्रयोग किया। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट यही बन जाता है कि ग्रिफिथ ने किस पर अपना प्रयोग किया। अभी प्रयोग कैसे क्या किया ये तो अभी बताएंगे, पहले कुछ बातें याद कर लीजिए। सबसे पहला तो ये कि ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग कब किया, तो 1928 में। अब ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो ग्रिफिथ ने स्तनधारियों पर होने वाला रोग जो निमोनिया रोग होता है उसके कारक जीवाणु पर प्रयोग किया। यानी निमोनिया रोग को उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया न्यूमोकोकस। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो ये कि निमोनिया को उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो नाम याद करिए। दूसरा, ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया न्यूमोकोकस पर। ठीक, उन्होंने इस जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को संवर्धन माध्यम पर वृद्धि कराया जिससे इन्हें जीवाणु के 2 स्ट्रेन प्राप्त हुए। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को कल्चर मीडियम में ग्रो कराया तो इन्हें 2 प्रकार के जीवाणु प्राप्त हुए। 2 प्रकार के जीवाणु कौन कौन से, एक था उग्र और दूसरा था अनुग्र। याद करिए, 2 प्रकार के जीवाणु उन्होंने पाया। कौन कौन से? उग्र विभेद। विभेद का मतलब होता है प्रकार, स्ट्रेन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वायरुलेंट स्ट्रेन या इसे एस स्ट्रेन कहते हैं। और दूसरा है अनुग्र विभेद जिसे नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन या फिर आर स्ट्रेन कहा जाता है। याद करिए, ग्रिफिथ ने किस बैक्टीरिया पर अपना प्रयोग किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया न्यूमोकोकस। इसके इन्होंने 2 विभेद प्राप्त किए। 2 विभेद मतलब 2 प्रकार के जीवाणु प्राप्त किए। एक उग्र विभेद था जिसे वायरुलेंट स्ट्रेन या एस स्ट्रेन कहते हैं। याद करिए, उग्र विभेद या वायरुलेंट या एस स्ट्रेन। दूसरा अनुग्र विभेद यानी नॉन वायरुलेंट या आर स्ट्रेन। अब डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। इन्हें 2 प्रकार के जीवाणु के बारे में पता चला, एक उग्र विभेद वायरुलेंट स्ट्रेन और जिसे हम एस स्ट्रेन कहते हैं। इसे एस क्यों कहते हैं, एस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो वाल होता है, भित्ति होती है, इस बैक्टीरिया की जो भित्ति होती है वो स्मूथ होती है, चिकनी होती है। इस विभेद के जीवाणु चिकनी भित्ति वाले यानी स्मूथ वाले होते हैं। इनका जो बाहरी आवरण होता है वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करिए, बाहरी आवरण किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का, इसीलिए इसे स्मूथ वॉल्ड कहते हैं या एस स्ट्रेन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये निमोनिया रोग उत्पन्न कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, याद करिए कि कौन सा, इन दोनों में से कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है, तो एस स्ट्रेन रोग उत्पन्न कर सकता है, आर स्ट्रेन रोग उत्पन्न नहीं कर पाता। अनुग्र विभेद, इसकी जो भित्ति होती है खुरदुरी होती है, रफ होता है, इसका जो भित्ति होता है चारों तरफ से वो रफ होता है, खुरदुरी होता है, इसीलिए इसे हम आर
रफ मतलब आर स्ट्रेन कहते हैं, और ये रोग उत्पन्न नहीं कर पाता, और इसमें पॉलीसेकेराइड का आवरण भी नहीं होता, रोग उत्पन्न नहीं कर पाता। याद करिए, ग्रिफिथ ने जो जीवाणु लिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया न्यूमोकोकस, उसके 2 विभेद प्राप्त थे। कौन कौन से? उग्र विभेद यानी वायरुलेंट स्ट्रेन जिसे हम एस स्ट्रेन कहते हैं, और दूसरा अनुग्र विभेद जिसे नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन कहते हैं। उग्र विभेद में पॉलीसेकेराइड का आवरण होता है, इसलिए इसे हम चिकनी भित्ति वाला या स्मूथ वॉल्ड कहते हैं, और एस स्ट्रेन रोग उत्पन्न कर सकता है, निमोनिया रोग उत्पन्न कर सकता है। आर स्ट्रेन पॉलीसेकेराइड आवरण नहीं पाया जाता और इसकी भित्ति खुरदुरी होती है, इसलिए हम इसे रफ वॉल्ड या आर स्ट्रेन कहते हैं, और ये रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। क्लियर है? अब ग्रिफिथ ने कैसे इनका प्रयोग किया अपने प्रयोग में, उसको देखते हैं। जब जीवाणुओं के इन विभेदों को बारी बारी से निम्न प्रकार चूहों में प्रवेश कराया गया तो अलग अलग तथ्य सामने आए। चूहे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इन जीवाणुओं को लेके, क्योंकि चूहा स्तनधारी के अंतर्गत आता है, तो चूहे में रोग उत्पन्न हो सकता है। तो जब इन्होंने एस स्ट्रेन जीवाणु को चूहों में प्रवेश कराया, इंजेक्शन के माध्यम से उस चूहे में एस स्ट्रेन वाला जीवाणु पहुंचाया, तब उनमें निमोनिया रोग हो जाता है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि एस स्ट्रेन निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम है। तो जब एस स्ट्रेन जीवाणु को माइस यानी चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न होगा, चूहा मर जाता है। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दूसरा विभेद पाया था आर स्ट्रेन अनुग्र विभेद जो रोग उत्पन्न नहीं कर पाता, उसको जब चूहों में इंजेक्ट कराया गया, प्रवेश कराया गया, तो चूहों में निमोनिया रोग नहीं होता और चूहा नहीं मरता, चूहा जीवित रहता है। यानी आर स्ट्रेन को जब चूहों में प्रवेश कराया गया तो माइस लाइव यानी चूहा जीवित रहता है। अब उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को गर्म करने पे वो मर जाता है, लेकिन उसकी लाश तो रहेगी ना मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ें पाई जाएंगी, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ें तो उसमें होंगी। तो उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को गर्म करके लगभग 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करके मार दिया। जीवाणु को मृत करने के बाद और इसके बाद इस चूहों को प्रवेश कराया गया तो चूहा नहीं मरता। जब आपको भी कहा जाता है कि पानी जब ज़्यादा आपको लगता है कि इन्फेक्टेड हो तो उबाल के पीना चाहिए। पानी को बॉईल करने पर जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, उनमें उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो गर्म करने पर एस स्ट्रेन जीवाणु मर जाता है, लेकिन उसकी डेड बॉडी उसी में है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, प्रोटीन ये सब उसी में है। तो हीट किल्ड जो बैक्टीरिया है उसको जब हम चूहे में इंजेक्ट कराते हैं तो चूहा नहीं मरता, क्योंकि बैक्टीरिया तो मर चुका है, वो फिर से जिंदा नहीं हो पाएगा। फिर आगे उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया, आइए देखते हैं। उन्होंने गर्म किए गए मृत यानी उन्होंने जो एस स्ट्रेन था उसको गर्म किया, उस बैक्टीरिया को मारा और साथ ही उसे जीवित आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया, और तब उसे जब हम चूहों में प्रवेश कराएंगे तब निमोनिया रोग हो जाता है। यानी हीट किल्ड यानी गर्म किए हुए मृत जीवाणु को आर स्ट्रेन, जीवित आर स्ट्रेन के साथ अगर मिला के अगर हम इंजेक्ट करते हैं माइस में तो माइस डाइड यानी वह चूहा मर जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि ये वाला बैक्टीरिया तो मरा है लेकिन इसकी डेड बॉडी है, इसमें प्रोटीन, डीएनए है, हो सकता है इनमें से प्रोटीन या डीएनए जो भी आनुवंशिक पदार्थ है वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया, तो आर स्ट्रेन उस डीएनए के कारण या उस प्रोटीन या उस आनुवंशिक पदार्थ के कारण अपने आप को बदलकर एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती है, और जब एस स्ट्रेन की जीवित कोशिका बनी तो निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है, वो मर जाता है। तो जब इस मृत चूहों के रुधिर का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि दोनों विभेद के जीवाणु उपस्थित थे, यानी हीट किल्ड एस स्ट्रेन लाइव एस स्ट्रेन में कन्वर्ट था और आर स्ट्रेन भी था। तो चूंकि गर्म किए गए उग्र विभेद जीवाणु की सभी कोशिकाएं मृत थी, ऐसा माना गया कि उस उग्र विभेद यानी एस स्ट्रेन की मृत कोशिकाओं में कोई ऐसा पदार्थ था जिसे आर स्ट्रेन की कुछ कोशिकाएं उग्र विभेद में रूपांतरित हो गई। ऐसा माना जाता है कि जो मरी हुई एस स्ट्रेन की कोशिका थी, जीवाणु थी, उनमें कोई ऐसा पदार्थ था जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल दिया।
जबकि ग्रिफिथ ये नहीं जानते थे कि जीवाणुओं की विभेद में परिवर्तन में चूहे की क्या भूमिका है और वो पदार्थ क्या है जो आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट करती है। ठीक, कौन सा कारक है इसे उग्र विभेद में परिवर्तित करता है। अभी ये पता नहीं चल पाया कि कौन सा कारक है कि जो आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट करता है। बस इसमें ये पता चला कि कुछ तो है जो मृत एस स्टेन जीवाणु से आर स्टेन में जाता है और आर स्टेन की कोशिका को एस स्टेन में कन्वर्ट कर देता है। फिर भी जीवाणु के एक विभेद से दूसरे विभेद में रूपांतरण को ग्रिफिथ प्रभाव या जीवाणु रूपांतरण कहते हैं। यानी जीवाणुओं के एक विभेद से दूसरे विभेद में जो रूपांतरण हो जाता है इसे जीवाणु रूपांतरण कहते हैं और इसी को कहते हैं ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण प्रयोग। ठीक, एस स्टेन की मरी हुई कोशिकाओं के उस घटक जिसके कारण रूपांतरण होता है उसको रूपांतरण कारक पदार्थ कहा जाता है। यद्यपि ग्रिफिथ के प्रयोगों से रूपांतरण की खोज तो नहीं हुई, लेकिन इससे इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि डीएनए रूपांतरण कारक पदार्थ है। यानी ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट से रूपांतरण का तो पता चला, लेकिन ये नहीं पता चला कि रूपांतरण कारक क्या है, डीएनए है या प्रोटीन है, कुछ भी नहीं पता चला। बाद में इन्हीं खोजों के आधार पर एवेरी, मैक्लाइड, मैककॉर्टी ने 1944 में यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, आइए हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फिगर के माध्यम से समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रिफिथ ने जीवाणु के 2 स्ट्रेन प्राप्त किया था, एक एस स्ट्रेन जो रोग उत्पन्न कर सकता है, ठीक, और एक आर स्ट्रेन जो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये बैक्टीरिया है आर स्ट्रेन वाली, ठीक है, आर स्ट्रेन वाली। जब इंजेक्शन के माध्यम से आर स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट कराया जाता है तो चूहा नहीं मरता, चूहा स्वस्थ रहता है। जब एस स्ट्रेन के जीवाणु को, चूंकि मैंने बताया ना कि आर स्ट्रेन रोग उत्पन्न नहीं कर सकता तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया जाता है तो चूंकि एस स्ट्रेन निमोनिया रोग उत्पन्न कर सकता है, इस वजह से चूहा मर जाता है, निमोनिया रोग हो जाता है, चूहा मर जाता है। अब अगर हम गर्म करके इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को अगर हम गर्म कर दें तो बैक्टीरिया तो मर जाएगी। तो गर्म किए हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को अगर हम इंजेक्ट करते हैं चूहे में तो चूहा नहीं मरता, क्योंकि बैक्टीरिया तो मृत है, रोग उत्पन्न नहीं कर पाता, चूहा जीवित रहता है। लेकिन इसी मरे हुए एस स्ट्रेन को जीवित आर स्ट्रेन के साथ अगर हम जीवित आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ अगर हम गर्म किए गए मृत एस स्ट्रेन जीवाणु को मिक्स करके अगर हम चूहे में इंजेक्ट कराते हैं तो चूहा मर जाता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि कुछ एस स्ट्रेन की डेड बॉडी में कोई ऐसा मटेरियल था जो आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुआ और आर स्ट्रेन की कुछ कोशिकाओं में जीवित एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। इससे जीवित एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बनी और जीवित एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इसमें निमोनिया रोग उत्पन्न की, जिससे ये मर जाता है। ठीक है, जब इसके ब्लड को चेक किया गया तो इसमें हमें एस बैक्टीरिया मिला। तो ये था ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, कि ग्रिफिथ ने कैसे अपना रूपांतरण प्रयोग किया, बताया कि कोई तो ऐसा कारक है जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन में जाता है और आर स्ट्रेन की कोशिकाओं को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इससे कोई भी संकेत नहीं मिला कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं। इसके बाद प्रयोग हुआ एवरी, मैक्लाइड, मैककॉर्टी का। उन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ और कमेंट करके बताएं मुझे कि आज का आपका इस तरीके से पढ़ाने का सिस्टम कैसा लगा। आपका क्या सुझाव है मुझे इन सभी कामों को और बेहतर करने का, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।